दोस्तों, माँ को बच्चों की पहली पाठशाला कहा गया है। इसलिए कहा गया है कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो पहली जुबान, पहला जो वर्ड बच्चों के मुंह से निकलता है वो माँ निकलता है। और बच्चों को जो कुछ भी सिखाती है वो माँ ही सिखाती है। बाप हमेशा बच्चों के साथ नहीं रह पाता, लेकिन माँ हमेशा अपने बच्चों की परवरिश करती है, उनकी देखभाल करती है, उनको चलना सिखाती है, उनको उठना बैठना, बोलना, बात करना, सब कुछ एक माँ ही सिखाती है। इसीलिए बच्चों की सबसे पहली पाठशाला माँ को बोला गया है। अगर एक माँ का साया बच्चों के सर से छीन लिया जाए, भगवान बच्चों से उनकी माँ छीन ले, तो उनकी परवरिश कैसी होगी हम सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ, एक बिन माँ की बेटी की है, जिसका बाप बहुत बड़ा धनवान है, करोड़पति है, बिल्डर है। वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने का काम करता है, लेकिन उसको इतना टाइम नहीं रहता कि वो अपनी इकलौती बेटी के पास कुछ वक्त बिता ले। और यही बात उस बच्ची के बिगड़ने का सबब बन जाती है। इकलौती बच्ची, एक करोड़पति बाप की बेटी, कहीं भी जाती थी तो अपने बाप के पैसों का रौब दिखाती थी। उस रौब, उस भौकाल को दिखाने के बाद अपने बाप का नाम लेकर वो लोगों को डराती थी। लोगों से जो कुछ करवाना होता था वो करवा लेती थी। यही हाल उसका स्कूल, कॉलेज और जहाँ जहाँ भी उसने अपनी पढ़ाई पूरी की, वहाँ वहाँ उसने अपने बाप का रुतबा और उसके रसूख का नाम ले लेकर लोगों को डरा कर रखा। लड़की अब 18-19 साल की हो चुकी थी। बाप की एज लगभग 55 और 60 के बीच थी। बेटी कॉलेज में थी। वो एक बहुत बड़े कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। वो जैसे ही स्कूल में जाती थी, लोग उसको देखकर डरने लगे थे। स्कूल का प्रिंसिपल हो, टीचर हो या उसके क्लासमेट बच्चे हों, कोई भी उससे बात करने से पहले डरता था। वो लड़की ने अपने कॉलेज में इतना दबदबा बना कर रखा था कि उसका बात करने से हर कोई बचने लगा था। अब उस पिता के पास बहुत सारी ऐसे कंप्लेन पहुंचने लगती हैं उनकी बेटी की। बाप परेशान होने लगता है। अब बाप अपनी बेटी के इस रवैये से लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा था। उसने उसको माँ और बाप दोनों का प्यार देने की कोशिश की, लेकिन बाप तो बाप ही होता है, वो कभी माँ नहीं बनता था। जो बातें माँ अपनी एक बेटी को सिखा सकती है, वो बाप कभी नहीं सिखा सकता। और यही हकीकत उस लड़की के साथ हुई थी। वो लड़की अब हद से ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। अपने बाप की दौलत को देखकर उस दौलत पे इतराने लगी थी और लोगों के सामने अपने बाप की कमाई हुई दौलत का जलवा दिखाती थी। अब बाप के सामने हर दिन कोई ना कोई कंप्लेन लेके आता उसकी लड़की की बातों को लेकर। अब बाप चिंता में रहने लगा था। एक तरफ बेटी की उम्र हो रही थी उसकी शादी करने की। अब बाप के ऊपर एक दोहरी जिम्मेदारी आकर उसके सर पे बैठ गई थी। एक तो हर दिन उस लड़की के नाम का उस बाप को ताना मिलने लगा था, और दूसरी तरफ उस लड़की से शादी कौन करेगा, ये सवाल उसके बाप के दिमाग में हर वक्त घूमता रहता था। एक दिन वो एक बिल्डिंग का काम करवा रहे थे, तभी उनकी नज़र में एक लड़का आता है और उस लड़के से वो बिल्डर पिता क्या कहता है, आप इस कहानी में आगे जानेंगे। तो कहानी पूरी सुने। ये बहुत ही दिलचस्प और एक अच्छी सीख देने वाली कहानी है। अगर ऐसी कहानियाँ आप लोगों को पसंद हैं, सुनना पसंद है, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ समीर अख्तर और आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, ये मुंबई शहर की है। मुंबई में एक जगदीश बिल्डर नाम के 55 साल की उम्र के व्यक्ति, जो अपने बिल्डर लाइन में एक जाने माने नाम है, उनकी पत्नी का एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। इकलौती बेटी अंजलि अंजलि बचपन से लेकर जवानी तक उनके घर में काम करते हुए नौकरों के साथ उसका वक्त गुजरता था। वो लड़की अंजलि शुरू से लेकर अभी तक पिता से उसको कोई वक्त नहीं मिला। वो अपने बाप से सिर्फ पैसे लेने के लिए उनके पास जाती थी। सारा वक्त उस घर में जो एक महिला काम कर रही थी उसके साथ उसका गुजरता था, और वो महिला अंजलि के एक इशारे पर कुछ भी करने के लिए तैयार रहती थी। अंजलि
कोई भी काम उस महिला से बोलती तो महिला उसके लिए तुरंत करके दे देती, कोई चीज़ मांगती तो महिला उसके लिए तुरंत ला कर दे देती। यहीं से उसके बिगड़ने का टाइम चालू हो जाता है। वो लड़की स्कूल में जाती है और स्कूल जब पूरी होती है तो कॉलेज में पहुंचती है। कॉलेज में पहुंचने के बाद उसकी जो बातें थी, उसका रवैया था लोगों के प्रति, वो अब बहुत ही बुरा हो गया था। वो अपने बाप का धौंस देकर लोगों को धमकाती, उनसे अब पैसे भी ऐंठने का काम करने लगी थी। उसका एक पिता एक बिल्डर था और बम्बई में बिल्डर होना एक बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, उसके बाप के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। अंजलि अब मनमानी से पैसे उड़ा रही थी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीद रही थी और अच्छे बुरे सभी दोस्तों के साथ वो एंजॉयमेंट करती थी। कभी रात के 1 बजे घर पे आती है, कभी सुबह 4 बजे आती है। हर रात कहीं ना कहीं उसकी पार्टी हुआ करती थी। पढ़ाई में कम और पार्टियों में टाइम उसका ज़्यादा गुजरता था। ये सब चीज़ देखने के बाद एक दिन वो घर में काम करती हुई महिला ने अपने सेठ यानी अंजलि के पिता से ये सारी बातें बताई कि बेटी अब घर में कम ही रहती है, वो अक्सर पूरा पूरा दिन और पूरी पूरी रात घर से बाहर रहती है। पिता ने जी ने जब ये बात सुनी तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उनको अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि उनकी बेटी अब इतनी बड़ी हो गई है। जब ये बात पिताजी सुनते हैं तो उनके कान खड़े हो जाते हैं और उस दिन से उनके दिमाग में एक ही सवाल उठने लगता है कि हमारी बेटी से शादी कौन करेगा, और अगर इतनी बिगड़ी हुई बेटी है तो इसको संभालेगा कौन। वैसे भी इसने अपना नाम पूरे एरिया में ख़राब करके रखा है। जिस तरीके से इसका व्यवहार है, मुझे तो नहीं लगता कि कोई इसे शादी करेगा। यही सारी बातें उस सेठ, उस बिल्डर के यानी कि अंजलि के पिताजी के दिमाग में हमेशा घूमता रहता था। एक दिन शाम का 4 बज रहा था। वो अपनी बालकोनी में बैठे, सामने उनके एक बिल्डिंग का काम चल रहा था। कई सारे वर्कर उनके बिल्डिंग में काम कर रहे थे। एक वर्कर के ऊपर उनकी नज़र जाकर ठहर जाती है। उस वर्कर का नाम था दीपक। दीपक के काम और उसके लगन को देख रहे थे। वो सेठ जो कि अंजलि के पिताजी एक बिल्डर अपने उस वर्कर को बहुत देर से घूर रहे थे। उसके काम करने का तरीका उनको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जिस जगह पे वो काम कर रहा था वहाँ पे और भी सारे नौकर थे, लेकिन वो नौकर कहीं 10 मिनट इधर टाइम पास कर रहे हैं, कहीं उधर टाइम पास कर रहे हैं। लेकिन दीपक जो था वो अपने काम से काम कर रहा था और इधर उधर किसी भी वर्कर से बात नहीं कर रहा था। ये बात उस सेठ जी को पसंद आई और वो अपनी बालकनी से उतरकर सीधा उस जगह पे पहुंचे जहां पर सारे वर्कर काम कर रहे थे। दीपक को अपने पास बुलाया और उससे बहुत ही प्यार से उसका नाम पूछा कि बेटा कहाँ रहते हो, क्या नाम है आपका और आपकी एज कितनी है। दीपक ने बोला, साहब मैं बिहार का हूँ और मेरा नाम दीपक है, मेरी उम्र 25 साल है। इतनी बातें सुनने के बाद सेठ साहब कुछ देर शांत रहते हैं और उस दीपक के कंधे पर हाथ रख के उस काम वाली जगह से थोड़ा सा साइड में ले जाकर उसको बैठालते हैं और उससे सामने एक पानी का बोतल उसके हाथ में थमाते हुए बोलते हैं कि बेटा तुम मुझे बहुत ईमानदार और समझदार लगते हो और मुझे लगता है कि तुम पढ़े लिखे भी हो। दीपक बोलता है, हाँ साहब मैं पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन बिहार में मेरे लायक कोई नौकरी नहीं मिली, मुझे किसी ने नौकरी नहीं दी, इसलिए घर के खर्चे हमारे माँ बाप के ऊपर भारी पड़ रहे थे। तो हमने सोचा कि चलो कुछ दिन बम्बई में जाके कुछ छोटा मोटा काम करके कुछ अपने माँ बाप की थोड़ी सी हेल्प कर सकेंगे। इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया और यहाँ पे आने के बाद हमको ये काम मेरे नसीब में लिखा था। सेठ साहब दीपक की सारी बातें सुनते हैं और उसको बहुत ही प्यार से बात करते करते लगभग आधा घंटा उसके पास बैठते हैं और अचानक सेठ जी दीपक से बोलते हैं कि दीपक क्या तुम मेरी बेटी अंजलि से शादी करना पसंद करोगे। दीपक के पैर कांपने लगते हैं। उस सेठ के पास बैठा तो था लेकिन वो उठ खड़ा होता है और सेठ साहब से बोलता है कि सेठ जी आप मेरे से इतना गंदा मजाक क्यों कर रहे हैं, इतने वर्कर में क्या मैं ही मजाक करने वाला मिला आपसे, क्या मैं गरीब हूँ इसलिए आप ऐसा मजाक कर रहे हैं। सेठ जी खड़े हो जाते हैं और दीपक के सर पे हाथ रखते हुए बोलते हैं कि बेटा मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ और ये हकीकत है, और ये हकीकत तुम जितनी जल्दी मान जाओगे मैं उतनी जल्दी अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कर दूंगा। बहुत मनाने के बाद दीपक उस बात पे हाँ बोल देता है और बोलता है कि सर अगर आप मजाक नहीं कर रहे हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है,
क्योंकि मैं गरीब आदमी हूँ और गरीब हमेशा एक ही सपना देखता है कि वो बड़ा आदमी बन जाए। और मुझे इतनी हकीकत तो पता है कि आप जैसे धनवान के घर में अपनी ससुराल पाकर मैं भी धन हो जाऊंगा। वो सारी बातें अपने हिसाब से जो भी उसके दिमाग में आता है वो सेठ जी के सामने रख देता है और अपनी सारी मजबूरी, अपने घर की सारी परेशानियां सेठ के सामने रखते हुए बोलता है कि सेठ जी, मेरे माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं, मेरे घर पे 2 बहनें हैं, कमाने वाला मैं अकेला हूँ। अगर मैं शादी कर लूँगा और आप बोलें कि मेरे यहाँ घर जमाई बनकर रहो तो ये मुझसे नहीं हो पाएगा। सेठ जी दीपक की बात से एग्री हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि बेटा, मैं भी नहीं चाहता कि मेरी बेटी शादी करके मेरे पास रहे, और इसीलिए हमने तुमको चुना है कि तुम्हारे साथ मैं अपनी बेटी की शादी करूँगा और तुम अपने गाँव लेके जाना उसको। मैं यही चाहता हूँ कि मेरी बेटी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर तुम्हारे गाँव जाए। सारी बातें पक्की हो जाने के बाद जल्दी जल्दी में मुहूर्त निकाला जाता है और अंजलि को एक दिन अचानक बताया जाता है कि तुम्हारी कल सुबह एंगेजमेंट है और शाम को शादी कर दी जाएगी। अंजलि को यह सब बिल्कुल मजाक लग रहा था। उसने अपने पिताजी से कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि उनके पिताजी ऐसा कदम भी उठा लेंगे, और वो भी इतनी जल्दी। अंजलि को जब उसकी शादी के बारे में बताया जाता है तो अंजलि परेशान नहीं होती, उसको हंसी आती कि मेरे पिताजी मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। लेकिन जब रात का 9 बजता है, दीपक को अंजलि के सामने दूल्हे के कपड़े में लाया जाता है और अंजलि जब दीपक को देखती है तो उसकी हैरानी का सबब दीपक बन जाता है। दीपक एक कम पढ़ा लिखा गांव का रहने वाला लड़का जो मेहनत मजदूरी करता है। अंजलि अपने पिताजी से बोलते कि पिताजी, एक ऐसा मजाक कर रहे हो आप किस लड़की के साथ मेरी शादी कर रहे हो? आपने तो कहा था कि मैं तुम्हारी शादी अपने बराबर के हैसियत वालों के साथ करूंगा, और आप ये क्या कर रहे हो? सेठ जी कुछ नहीं बोलते और वहीं पे एक दूसरे के गले में जयमाल डाल दिया जाता है। पंडित अपने मंत्र पढ़ता है और वहीं पर अंजलि और दीपक की शादी को संपन्न कर दिया जाता है। रात सेठ जी के बंगले में गुजरती है। दूसरे दिन अंजलि के तैयारी होने लगती है, लेकिन अभी तक अंजलि को सब कुछ मजाक लग रहा था कि मेरे पिताजी ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन सेठ जी ने ऐसा कर दिया था। और ये बात दीपक को भी पता था और सेठ जी को भी पता था। अंजलि की पूरी तैयारी करने के बाद एक गाड़ी को अच्छे से सजाया जाता है। अंजलि को उसमें बैठाल कर रुखसत कर दिया जाता है, उसको वहाँ से विदा कर दिया जाता है। दीपक जब अपने गांव में उस गाड़ी को लेकर पहुँचता है तो वहाँ पर उसके अच्छे से स्वागत की जाती है, क्योंकि दीपक ने पहले ही अपने माँ बाप को बता दिया था कि मैं यहाँ जिस सेठ के पास काम करता था उस सेठ ने अपनी लड़की के साथ मेरी शादी कर दी है और ऐसा ऐसा उसके साथ होने वाला है। जब दीपक अपनी पत्नी अंजलि को लेकर अपने गांव में पहुंचता है तो गांव के लोग उसको देखने के लिए भीड़ जमा करके खड़े थे। वहां पर अंजलि और दीपक का बहुत ही अच्छे से स्वागत होता है। अंजलि परेशान थी, हैरान थी, उसके साथ क्या हो रहा था उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसको लगता था कि 2-4 दिन के बाद ये व्यक्ति मेरी ज़िंदगी से चला जाएगा या तो मैं इसको किसी तरीके से अपनी ज़िंदगी से निकाल दूंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला था। अंजलि उस गाँव में पहुँचती है और गाँव में पहुँचने के बाद उसकी ज़िंदगी एक दिन के बाद एक दिन बदलना चालू कर देती है। उस घर में पहुंचती है तो कुछ काम नहीं करती, क्योंकि वो बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद थी। अंजलि सुबह देर से उठती है और उठने के बाद वो अपनी मर्जी से नाश्ता पानी जो भी उसको समझ में आता है करती है, लेकिन करती कुछ नहीं है। जब दीपक अपने माँ बाप से बोलता है कि वो ऐसी औरत है और ऐसा कुछ कर नहीं रही है, तो उसके माँ बाप भी बोलते हैं कि बेटा, वो शहर के इतने बड़े बाप की बेटी है, वो कैसे इतनी जल्दी इतनी गरीब और गरीबों के बीच में ज़िंदगी जी लेगी? उसको कुछ समझने का मौका दो, उसकी हेल्प करो, अगर वो कुछ नहीं बना पाते तो तुम उसकी मदद करो। अंजलि अपने सास ससुर की सारी बातें नोटिस करती थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता है, लेकिन अंजलि के व्यवहार में कोई सुधार नहीं आता। एक दिन अंजलि और उसका पति दीपक एक दूसरे से बात कर रहे थे, लेकिन तभी अंजलि बोलती कि मुझे अपने पापा के घर जाना है। वो अपने पापा को फ़ोन करती है। उसके पापा बोलते कि नहीं बेटा, अभी मत आओ, 2-3 महीना अभी वहीं पे टाइम गुजारो तुम, उसके बाद मैं खुद आकर तुमको वहाँ से ले आऊँगा। अंजलि अपने पिता की बात को सुनती है और गुस्सा करते हुए फ़ोन कट कर देती है। दीपक से बोलती कि मैं इस घर में नहीं रह पाऊँगी और मुझे अपने घर जाना है। दीपक ने अपने ससुर की बात सुन ली थी
वो बोलता है कि आपके पिताजी ने कहा है कि अभी वहाँ मत आओ, और मैं आपके पिताजी की इज्जत करता हूँ, और जैसा उन्होंने कहा है मैं वैसा ही करूँगा। जब तक वो नहीं बोलते तब तक मैं तुमको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। अंजलि अब वहाँ पे फंस जाती है। वो धीरे धीरे उस घर में रहने के लिए कोशिश तो करती है, लेकिन वो इतने बड़े महल की रहने वाली लड़की एक टूटे फूटे झोपड़े में कैसे बर्दाश्त कर रही। वो धीरे धीरे उसको सब चीज़ की तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन अब वो फंस चुकी थी। बर्दाश्त करने के लिए वो नहाने के लिए भी जाती थी तो उसको अच्छा नहीं लगता था, टॉयलेट के लिए जाती तो वो भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन हर चीज़ में उसके सास ससुर और दीपक बहुत ही धैर्य के साथ उस लड़की के साथ जुड़े थे। एक दिन गांव से 2 किलोमीटर एक मेला लगता है। अक्सर गांव में किसी न किसी दिन कोई बाज़ार, कोई मेला लगता है। उस बाज़ार में जाने के लिए उसके सास ससुर तैयार होते हैं। अंजलि को भी बोलते हैं और दीपक को भी बोलते हैं। दीपक तो तैयार हो जाता है अपने माँ बाप के साथ उस मेले में जाने के लिए, लेकिन अंजलि बोलती है मैं ऐसे गंवारों के साथ गांव के मेले में नहीं जाऊंगी। अंजलि की माँ बोलती है कि बेटा हम लोग मेला जा रहे हैं, तुम नहीं जा रही हो कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग जब तक नहीं आते तब तक अच्छे से घर का ख्याल रखना, और अगर हो सके तो थोड़ा खाना पानी बना लेना। अंजलि को एक बार फिर गुस्सा आता है और वो अपने सास ससुर से बोलती कि मैं इस घर में रहकर इस घर की रखवाली नहीं करने वाली हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। जब अंजलि अपने सास ससुर के साथ मेले में जाने के लिए तैयार हो जाती है तो उसके सास ससुर अंदर ही अंदर खुश हो जाते हैं। दीपक भी खुश होता है और चारों मिलकर उस मेले में जाते हैं। मेले में तरह तरह के झूले लगे थे, लोग एक दूसरे से मिल रहे थे, बातें कर रहे थे। कोई कचौड़ी खा रहा है, कोई पकौड़ी खा रहा है, कोई रसमलाई खा रहा है, कोई जलेबी खा रहा है। सारी तरह के लोग एंजॉय कर रहे थे। उस गांव के मेले में ऐसे ही होता है। एक जो झूला लगा था, बहुत बड़ा झूला था, उस झूले को अंजलि करीब से जाकर देखने की कोशिश करती है क्योंकि उसको झूलना बहुत पसंद था। वो जब झूले के पास पहुंचती है तो वहाँ पे उसकी एक फ्रेंड मिल जाती है जो उसकी बहुत ही करीब थी। उसकी शादी 2-4 साल पहले हो चुकी थी और उस लड़की की शादी यानी अंजलि की फ्रेंड की शादी बहुत ही बड़े घर वाले एक करोड़पति लड़के से हुई थी। लेकिन जिस हालत में अंजलि की फ्रेंड रिया मिली, उसको देखने के बाद अंजलि के होश उड़ गए। अंजलि जब रिया से पूछती थी रिया तुम यहाँ कैसे और अकेले मेले में घूम रही हो, और तुम्हारा साथ ही बच्चा कौन है? तो रिया बोलती है कि अंजलि हमने जिसके साथ शादी किया वो बहुत ही पैसे वाला आदमी था, और पैसे वाले अक्सर अपनी बीवियों को ऐसा ही घुमाते हैं। आज मेरे पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन मेरे साथ बिताने के लिए मेरे पति के पास वक्त नहीं है। तुम इतनी भाग्यशाली हो कि तुम्हारा परिवार पूरा तुम्हारे साथ है, और वो भी ऐसा परिवार जो तुम्हें बेपनाह मोहब्बत करता है और तुम्हारी गलतियों को इग्नोर करता है, तुमसे बिना कुछ बोले तुम्हारी बातों को मान लेते हैं। ऐसा परिवार बहुत नसीब वालों को मिलता है। मेरे पास पैसा होने के बाद भी मुझे सुबह शाम दोपहर रात जब भी मेरे सास ससुर मेरा पति हमेशा मुझे ताना मारते रहते हैं। उस घर में पैसा है लेकिन सुकून नहीं। हमने जिस लालच में जिस व्यक्ति से शादी की वो सपना मेरा कब का चूर चूर हो चुका है। तुम बहुत किस्मत वाली हो कि तुमको दीपक जैसा पति मिला है, और तुम्हारे सास ससुर इतने अच्छे हैं कि ऐसे सास ससुर तो इस दुनिया में कोई नहीं होंगे। जब अपने सास ससुर और अपने पति की इतनी तारीफ अंजलि सुनती है तो अंदर से उसको प्राउड फील होता है। उसको अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी और वो रिया से विदा लेकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन उस पल के बाद अंजलि में हमेशा हमेशा के लिए एक बदलाव आ जाता है। घर पे आने के बाद जैसे ही सारी महिलाएं अपने घर की रखरखाव करती हैं, साफ़ सफाई करती हैं, मेले से आने के बाद अंजलि अचानक से उसके अंदर एक बदलाव आता है, और वो बदलाव था उस घर को जन्नत बनाने का। दोस्तों, उस दिन के बाद अंजलि ने अपने आप को संभाला, अपने परिवार को संभाला, अपने पति को संभाला और उस घर को अच्छे तरीके से संभाल के चलाना शुरू कर दिया। 3 महीना बीतने के बाद जब अंजलि के पिताजी अपने शहर से उस गांव में आते हैं, दीपक के गांव में आते हैं, तो जब अपनी बेटी अंजलि को देखते हैं तो उनकी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था कि हमारी बिगड़ी हुई बेटी इतनी जल्दी इतने कम टाइम में कैसा सुधर सकती है। दोस्तों, एक कहानी
हमको एक बहुत ही अच्छी सीख देती है कि अगर संस्कार बच्चों में अगर माँ के नहीं है तो सच में बिगड़ जाती है। और मैं तारीफ करूँगा उन सास ससुर का, उस पति का, जिन्होंने एक ऐसी बिगड़ी हुई बेटी का साथ दिया, उसकी गलतियों पे मिट्टी डाला, उसकी जो जुबान थी, जो उसकी कड़वी जुबान थी, उसको इग्नोर किया और उसका साथ दिया। यही वजह है कि आज अंजलि अपने घर में खुश है और रिया उन महल में रहकर भी खुश नहीं है। तो आपका इस कहानी के ऊपर क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ एक ऐसी खूबसूरत कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल करें। जय हिंद, जय भारत।